परमानेंट रहूँगा। क्यों? मैंने दोबारा पूछा। जब आप पहले ही से ही जीते के और हार जाए है और हार जाएंगे तो आप अपने बॉस के खिलाफ चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि मेरी अंतरात्मा मुझे कोई और काम करने नहीं देगी। ये राजनेता जो खेल खेलते हैं उससे मुझे परेशानी होती। मैंने पूछा, आपका मतलब है कि वे भ्रष्ट है? मैं यह नहीं चाहता। मेरे असली डैडी ने जवाब दिया, वे एक ईमानदार और नैतिक व्यक्ति है, परंतु मैं किसी किसी के बारे में बुरा नहीं बोलता। वे हमेशा अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा कहते थे। दरअसल उनकी आवाज़ में से समझ में आ गया कि नाराज़ और परेशान है। और मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि मेरी आत्मरक्षा मुझे कचोटती है जब मैं देखता हूँ कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा है। अगर मैं इसकी तरफ से आंख बंद कर लूँ, कुछ ना करूँ, तो मैं अपनी आत्मा के साथ सब सुख से नहीं जी सकता। मेरी नौकरी और तनख्वाह मेरे लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी कि मेरी आत्मा अंतरात्मा। लंबी खामोशी के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरे डैडी फैसला कर चुके हैं। इसलिए मैंने धीरे से कहा, शुभकामनाएं। मुझे आपके साहस और आपका बेटा होने पर गर्व है। जैसी आशंका थी, मेरी डैडी और रिपब्लिक पार्टी पूरी तरह हार गए। दोबारा चुने गए गवर्नर ने साफ कह दिया कि मेरे डैडी को हवाई राज्य से सरकारी नौकरी से नहीं नहीं मिलेगी। उन्हें नौकरी नहीं मिली। 54 वर्ष की उम्र में मेरे डैडी नौकरी की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहे थे। वे वियतनाम वियतनाम जा रहे थे और 1.5 वर्ष में मेरे डैडी को एक नई नौकरी की तलाश कर रहे थे। उन्होंने बहुत से काम बदले जिनमें बदनाम तो बड़े हुए थे, परंतु तनख्वाह बहुत कम थी। वे एक के बाद एक ऊंचे बदनाम परंतु कम तनख्वाह वाली नौकरी बदलते रहे। कभी वे एक आलापकारी संस्था एक्सवाई सर्विसेज से निकलकर एसबीसी सर्विस के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन जाते, जो एक आलापकारी संगठन होता है। वे ऊंचे प्रतिभाशाली और ऊंचे व्यक्ति थे। उनके सामने समस्या यह था कि उनका अब उस इकलौती दुनिया में स्वागत नहीं हो रहा था जिसे वे जानते थे, सरकारी कर्मचारी की दुनिया। उन्होंने कई छोटे बिजनेस शुरू करने की कोशिश की। उन्होंने कुछ समय तक पार्टनर के रूप में काम किया। फिर उन्होंने एक मैसूर फ्रेंचाइजी खरीदी, परंतु उनका कोई बिजनेस नहीं चल पाया। जब उनकी उम्र अधिक होने लगी और उनकी शक्ति कम होने लगी तो दोबारा शुरू करने की उनकी इच्छा भी घटने लगी। बिजनेस की हर असफलता के बाद उनकी इच्छा कम अधिक स्पष्ट नजर आने लगी। वे एक सफल ही और थे जो एस एस क्वाड्रेंट में सफल होने की कोशिश कर रहे थे। दिक्कत यह था कि क्वाड्रेंट के पास कोई परीक्षण या अनुभव नहीं था और इससे उनका दिल भी नहीं लगता था। वे सार्वजनिक शिक्षा की दुनिया में से प्रेम करते थे, परंतु दोबारा इसके अंदर नहीं जाना चाहते थे। इस बात के अलावा मुझे अपने अमीर डैडी से भी प्रेरणा मिली। मेरे शिक्षक डैडी ने के विपरीत मेरे अमीर डैडी उम्र बढ़ने के साथ साथ ज़्यादा सुखी और सफल होने चलते गए। 54 साल की उम्र में मैं उन्हें कमज़ोर होने के बजाय अमीर डैडी ज़्यादातर ताकतवर बन गए। वे वर्षों पहले अमीर बन चुके थे, परंतु अब वे ज़्यादा अमीर बन रहे थे। अखबारों में लगातार उनके बारे में खबरें छपती थी कि वे वैवाहिक और माउंट आबू खरीदे रहे हैं। वर्षों तक सुनियोजित तरीके से बिजनेस बनाने की और निवेश करने से उन्होंने जो मेहनत की थी वह फल दे रही थी। वे टापुओं के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बनने की राह पर आगे बढ़ रहे थे। अध्याय 2। अलग अलग क्वाड्रेंट, अलग अलग लोग। मेरे उच्च शिक्षित डैडी हमेशा कहा करते थे, आप बूढ़े कुत्ते को नए करतब नहीं सिखा सकते। मैंने कई बार उन्हें कैश क्वाड्रेंट समझाने की पूरी कोशिश की ताकि उन्हें नई वित्तीय दिशाएं दिखा सकूं। उनकी उम्र उस समय लगभग 60 साल थी और उन्होंने यह एहसास हो चुका था कि उनके कई सारे सपने पूरे नहीं होंगे। ऐसे लोग लग रहा था जैसे उनकी ब्लैक लिस्टिंग राज्य सरकार की दीवारों के आगे तक चल गई है। अब उन्होंने भी खुद को ब्लैक लिस्टिंग कर लिया था। वे कहते थे, मैंने इसकी कोशिश की परंतु मैं कामयाब नहीं हुआ। मेरे डैडी उन असफल प्रयासों की ओर इशारा कर रहे थे जो उन्होंने एस क्वाड्रेंट में सेल्फ एम्प्लॉयड प्रदर्शन के रूप में किए थे, और बी क्वाड्रेंट के असफल प्रयासों की ओर भी, जब उन्होंने अपने जीवन की अधिकांश जमा पूंजी एक प्रसिद्ध आइसक्रीम फ्रेंचाइजी खरीदने में लगा दी थी जो चल नहीं पाया। चूंकि वे बुद्धिमान थे, इसलिए वैचारिक रूप से वे समझ गए थे कि हर क्वाड्रेंट में सफल होने के लिए अलग अलग तकनीकों योग्यताओं की आवश्यकता होती है। वे जानते थे कि अगर वे चाहे तो उन योग्यताओं को भी सीख सकते हैं, परंतु कोई और चीज़ थी जो उन्हें रोक रही थी। एक दिन लंच के दौरान मैंने अमीर डैडी से अपने शिक्षक डैडी के बारे में चर्चा की। अमीर डैडी बोले, तुम्हारे पिता और मैं अंदर से
एक जैसे ही है। हालांकि हम दोनों ही इंसान हैं, हम दोनों में ही डर है, शंकाएं, विश्वास, शक्तियाँ तथा कमजोरियाँ हैं, परंतु हम इन पर एक ही से प्रकृतियाँ नहीं करते हैं, हम अलग अलग प्रतिक्रिया करते हैं। क्या आप इन अंतरों के बारे में बता सकते हैं? मैंने पूछा। अम्मी डैडी ने कहा, एक लंच में तो यह संभव नहीं है। दरअसल हम जिस तरह उन अंतरों पर प्रतिक्रिया करते हैं उसकी वजह से ही हम एक या दूसरे क्वाड्रेंट में बने रहते हैं। जब तुम्हारे डैडी ने ई क्वाड्रेंट से निकलकर बी क्वाड्रेंट में आने की कोशिश की तो वे बौद्धिक रूप से तो इस प्रक्रिया में को समझते थे, परंतु वे इसे भावनात्मक रूप से नहीं संभाल पाए। जबकि मुश्किल आई और उन्होंने नुकसान होने लगा तो उन्होंने यह मालूम नहीं था कि इन समस्याओं का कैसे सुलझाना है, इसलिए वे उस क्वाड्रेंट की ओर वापस लौट गए जिसमें वे सबसे ज़्यादा आरामदेह महसूस करते थे। ई क्वाड्रेंट और कई बार एस क्वाड्रेंट मैंने कहा। अम्मी डैडी ने अब सही सिर हिलाया। धन गंवाना और असफल होने का डर बहुत दुखद होता है और यह डर हम दोनों में है। दरअसल इस डर का मुकाबला